सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकाश सिंह आज आपके सामने एक नए विषय और नए तथ्य के साथ जुड़ता हूँ। जैसा कि आज अभी ताज़ा ताज़ा अपडेट आया है कि भाई नेपाल की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी। नेपाल इस समय बांग्लादेश का दूसरा रूप ले चुका है। इस संगठन की अगर हम बात करें, जो यूथ जो है, कहीं ना कहीं नेपाल का पूरी तरीके से नेपाली सरकार के पीछे पड़ चुका है। कारण क्या है? इसके कई सारे कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, और दूसरी चीज है, सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। आज हम देखते हैं नेपाल के अंदर जो इस समय संसद के ऊपर अचानक से इतने बड़े जन सैलाब ने हमला कर दिया, पूरी तरीके से हमला बोल दिया नेपाल की जनता ने, नेपाल के युवाओं ने। उसके बहुत सारे कारण निकल कर आ रहे हैं। कई सारे 20 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? नेपाल की सरकार। क्या आज युवाओं को जिस तरीके से सोशल मीडिया ने अपना गुलाम बना लिया है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वही आज कारण हम नेपाल के अंदर देख रहे हैं कि नेपाल की जो स्थिति खराब है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है सोशल मीडिया। कहीं ना कहीं देखा जाए, नेपाली सरकार ने अभी करंट में 26 ऐसे सोशल मीडिया एप्स को, या कह सकते हो साइट्स को बंद किया, जो कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थी, जिसमें से 17 अमेरिका की, 3 चाइना की, अन्य देशों की भी थी। अब ये सोशल मीडिया जो एप्स थे, ये कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर रजिस्टर्ड ना होने की वजह से नेपाल की सरकार ने इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया और इन्हें बैन कर दिया, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट कहीं ना कहीं अब उनको अपनी सरकार को लेकर भी आ रहा होगा, क्योंकि ये बड़ा फैसला ले तो लिया गया है, परंतु जो इस समय यूथ कहीं ना कहीं संसद तक पहुंच चुका है और संसद के साथ साथ बहुत ही बड़ी मात्रा में नेपाल के अंदर तबाही मचा चुका है। जिस तरीके से हमने बांग्लादेश के अंदर देखा, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमने श्रीलंका के अंदर देखा, पाकिस्तान की इमरान सरकार के दौरान भी हमने यही कुछ हालात देखे थे कि वहां के यूथ ने किस तरीके से इमरान सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। या शेख हसीना की अगर हम बात करें, एक छोटे से फैसले के लिए पूरी सरकार को गिरा दिया और पूरे देश में तबाही मचा दी। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से आज बांग्लादेश अपनी आर्थिक स्थिति से कितना पीछे जा चुका है। उसी प्रकार के हालात कुछ नेपाल के अंदर भी आज हमें देखने को, जिस तरीके से ये यूथ आज जन आंदोलन के रूप में हम देख सकते हैं लगा पड़ा है, और इसके कई सारे कारण हैं। कारण की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के अकाउंट से आज लाखों युवा हैं जो कहीं ना कहीं अपना करियर तलाश रहे हैं। लगभग नेपाल के अंदर 25% आबादी जो है 4 से 8 घंटे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देती है, जिसका सबसे बड़ा विरोध हम देख सकते हैं कि आज जो सड़कों पर सोशल मीडिया बैन होने के बाद भी इतनी भारी मात्रा में एक साथ कहीं ना कहीं इस यूथ का इकट्ठा होना संदेहजनक है। कि क्या सिर्फ ये सोशल मीडिया के अकाउंट के या सोशल मीडिया एप्स के बैन होने की वजह से स्थिति आई है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है? इससे पहले भी हमने देखा है कि अक्सर नेपाल के अंदर क्या होता है कि कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके बीच में मतभेद बने रहे हैं, चाहे राज सत्ता को लेकर के हो, चाहे लोकतंत्र को हो। और नेपाल के जब अभी हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सीधा आदेश दे दिया है कि आक्रांताकारियों को, या कह सकते हो आंदोलनकारियों को, गोली मारने का। इसमें से अभी हमारे पास जो ताजा ताजा अपडेट आए हैं, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 250 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, और यह एक बड़ी संख्या है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके अंदर इस तरीके की स्थिति आती है? और जब इस तरीके की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं हम नेपाल की बात नहीं करते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसमें कहीं ना कहीं आपने अक्सर चाइना या आपने अक्सर अमेरिका का हाथ जरूर ही सुना होगा, देखा होगा, क्योंकि जितने भी हमारे पड़ोसी देश रहे हैं उनमें अक्सर अमेरिका का हस्तक्षेप आपको देखने को मिलता है। कई सारे कारण हैं। हम बात करें जितने भी यूरोपीय कंट्रीज हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जो उनके साथ नहीं जुड़े हैं, जो महाशक्ति के रूप में आगे चलकर आ सकते हैं, जैसा कि रशिया की हम बात करें या चाइना की बात करें या भारत की, जो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन आप अक्सर देखोगे हमेशा जो अमेरिका है इन बड़ी शक्तियों के अगेंस्ट में इनके पड़ोसियों को कहीं ना कहीं आगे रख करके गेम खेलता रहता है, ताकि अक्सर इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती रहे और आपस में ये दोनों लड़ते रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं रशिया के अंदर पिछले 4 साल लगभग हो चुके हैं, अभी तक उसका पड़ोसी देश उससे लड़ रहा है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध तो आप जानते ही होंगे, कितनी तबाही मची है। क्या रशिया का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ग्रोथ भी रुका हुआ है, और आपका यूक्रेन का भी उसी प्रकार के कुछ हालात हम देखते हैं।
चाइना या भारत के साथ भी है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका को जो देश टक्कर दे सकते हैं अक्सर वो उनके पड़ोसी देशों से लेकर के। और कौन साथ दे रहा है यूक्रेन का? अमेरिका, यूएनओ। हमारा पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, कौन साथ दे रहा है? यूएनओ, अमेरिका। चाइना की बात करें, चाइना के पास भी कहीं ना कहीं चाइना खुद भी ऐसी गतिविधियां करता रहता है, लेकिन चाइना ने जैसे तिब्बत को हड़प लिया, या अभी भी चाइना के पड़ोसी देशों को हड़पने में लगा रहता है चाइना, जिसको लेकर के खुद भी चाइना इसमें प्रतिबंधित हो सकता है कि भाई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ अक्सर बना रहता है कि ये आपस में जितने भी ताकतवर देश हैं ये अपने पड़ोसियों से लड़ते रहें, ताकि अमेरिका का वर्चस्व बना रहे और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड नंबर 1 बनने की होड़ हो, या कह सकते हैं महाशक्ति बनने की बात हो, अमेरिका से कोई दूसरा देश ना ले जा सके। यही एक कारण है कि आज हम देख सकते हैं कि नेपाल की जो स्थिति आई है, कहीं ना कहीं इसमें प्री प्लांट भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी एक साथ रोड पर आ जाना कोई आसान या आम बात नहीं है, वो भी उस समय जब सोशल मीडिया अकाउंट क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। फिर कैसे पब्लिक एक फ्री, कैसे पब्लिक आई, एक बड़ा प्रश्न बनता है। और इसके हमने देखा कि कहीं ना कहीं सरकार की कुछ नाकामियां भी रहती हैं, लेकिन सरकार के लिए तो एक अच्छा कदम था कि हम उन चीजों को प्रमोट करें जो उनके स्वदेशी हों, और इससे कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार पर वार कर दिया सरकार ने, जो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका कारण आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल की जनता, नेपाल का युवा सड़क पर आ चुका है, और आज वो स्थिति बन चुकी है कि नेपाल आज बांग्लादेश की तरह रूप ले चुका है, और ये हिंसा बड़े स्तर पर है, और इसको दुनिया देख रही है कि देखिए कि उस महाशक्ति अमेरिका, या कह सकते हैं रूस, जो कह सकते हैं चाइना, जो कह सकते हैं भारत, इन्हें विश्व शांति के लिए एक साथ मिलकर के प्रयास करना चाहिए। और आज यही कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं। विश्व शक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि हमें अक्सर दूसरों पर दबाव बनाना ही चाहिए, लेकिन शांति के लिए कड़े कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अभी हमने हमारा एक नया कदम उठाया है, हमारी टीम ने या हमारे साथ के लोगों ने। ये एक नया एनजीओ खोला है जिसका नाम है एजिस अवेयरनेस एसोसिएशन। इसका बहुत ही सुंदर हम कह सकते हैं लक्ष्य है कि आगे चल करके लोगों के लिए मेहनत करे, काम करे। अभी फिलहाल एजुकेशन सेक्टर और साफ सफाई, जिसे हम स्वास्थ्य कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं लोगों के लिए लीगल राइट्स को लेकर के बहुत अच्छे प्रयास कर रहा। हम चाहते हैं आप लोग इस तरह के एनजीओ या इस तरह के संगठनों से आप जुड़ते रहिए। हम भी जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़िए, साथ देते रहिए, सहयोग देते रहिए, और इस तरह के कदम में हम और आप एक साथ मिलकर समाज कल्याण के साथ लगे रहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार।